यूपीएससी हमसे 2000 वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूछा था। इसका मतलब है नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिर हमसे इसने पूछा था रूल ऑफ लॉ, जिसमें लिमिटेशन ऑफ पावर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, लिबर्टी एंड सिविल राइट है। फिर इसने हमको सेकुलरिज्म के बारे में पूछा था कि स्टेट हैव नो ऑफिशियल रिलीजन एंड सिटीजन हैव आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और फेथ। फिर इसने हमसे पूछा था, आर्टिकल दे दिया था जिसमें आर्टिकल 17 तो पता है अनटचेबिलिटी है। आर्टिकल ये 2004 में पूछा था यूपीएससी, पता नहीं। फिर ये इसने आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो उसमें लिखा है स्टेट सेल नॉट ये स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आर्टिकल 16 है, आर्टिकल ये 14 था। फिर आर्टिकल 15 है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम, ठीक है। फिर आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। देखो ये सिटीजन के लिए है, जो आर्टिकल 16 है ना, ये सिटीजन के लिए लिखा है। देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन, यहाँ पर लिख रखा है ऑल सिटीजन। 15 में देखो लिख रखा है सिटीजन, खुद बोल रहा है सिटीजन के लिए है ये, है ना, ये सिटीजन के लिए है। मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स दैट both the law and its procedure must be fair, not just and not arbitrary. It reflects the essence of natural justice, ठीक है। गिविंग एवरी person a fair chance and protecting against unfair law, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स द लॉ एंड द प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, just and not arbitrary. It reflects the essence of natural justice. लॉ एंड प्रोसेस जस्ट बी फेयर, बात की गई है कि लॉ भी फेयर होना चाहिए और जो उसका एसेंस होना चाहिए, जो उसका तरीका होना चाहिए, जो प्रोसीजर होना चाहिए वो भी फेयर होना चाहिए। इट रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये नेचुरल जस्टिस को दिखाता है, ठीक है। फिर एक बात यूपीएससी ने पूछा था, फिर ये है चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट की बात हुई है, जिसमें तुम्हारा कृष्ण बंदे ने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। बॉडी ऑफ रूल है जो डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्साइज पावर। फिर एलियट ब्लमर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8 साइन होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन 8 की फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डिफाइनिंग पॉलिटिकल बाउंड्रीज, स्टेट अथॉरिटी, नेशनल वैल्यूज, राइट्स एंड ड्यूटी टू द सिटीजन। फिर प्रोसीड्यूरल कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द लीगल स्ट्रक्चर एंड लिमिट ऑफ गवर्नमेंट पावर, define the legal structure and limit government power to protect democracy. Our prospective constitution impose societal goal. Prospective constitution impose common societal goal. Constitutionalism refer to a government limited by law. constitution का मतलब है refer to a government limited by law, मतलब गवर्नमेंट लिमिटेड है बाय द लॉ। A nation may have constitution but without constitution, a nation may have a constitution without constitutionalism। बहुत राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना कर रख दो, कोई मत पूछो उसे, पाकिस्तान में भी है पर कोई मानता नहीं है। फेडरिक ने डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेंट टू गवर्नमेंट एक्शन, वही लिमिटेड पावर गवर्नमेंट की, इंश्योरिंग फेयर प्ले एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसने लुइस हैंकिंग ने 8 एलिमेंट बनाए, एक एलिमेंट बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, पब्लिक गवर्न बाय लॉ, जुडिशल कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन पास किया गया था, 13 दिसंबर को दिया गया था।
इसमें फोर सोर्स भारत की जनता, नेचर सोवरन, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, सोवरन सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, सोसी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव है जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फैटर्निटी, जस्ट ऑब्जेक्टिव है जस्टिस इक्वलिटी लिबर्टी फैटर्निटी। डेट ऑफ अडॉप्शन 26 जनवरी 1949। जस्टिस प्रेम्बल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। सोशल जो प्रेम्बल में जस्टिस लिया गया है वो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है। ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ये हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। लिबर्टी इन द preamble is not absolute but qualified to be enjoyed within the constitutional limitation. Distinguish liberty from license, ये लिबर्टी को अलग करता है लाइसेंस से। सुप्रीम कोर्ट इन द बेरुवारी संघ से प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इट वाज ओवर रूल्ड, बट उसे केशवानंद भारती ने बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है इसका, पार्लियामेंट प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेरुवाड़ी मामले में बोला था कि नहीं भाई प्रेम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। केशवानंद भारती और LIC मामले ने बोल दिया हाँ भाई वो पार्ट है उसका। KM मुंशी कार्ड द प्रेम्बल ऑफ हॉरोस्कोप, KM मुंशी ने प्रेम्बल को कहा है हॉरोस्कोप ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। NA पालकीवाला ने कार्ड इट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल को कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एन वो पालकीवाला भाई ने। वर्ड इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 से। यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 1 ने बोल रखा है, आर्टिकल वो तो पता ही है, डिस्क्राइब इंडिया एज अ भारत यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। आर्टिकल 1 में बोल रखा है कि भारत है ना वो यूनियन ऑफ द स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। because the Indian Federation is not a result of an agreement between state, यूनियन ऑफ स्टेट है ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर देन यूनियन ऑफ इंडिया, इट इंक्लूड नॉट ओनली स्टेट बट आल्सो यूनियन टेरिटरी एंड द टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो यूनियन ऑफ इंडिया से ज़्यादा है, बड़ा है, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में वो भी एक तो ड्यूटी आ जाते हैं और वो एरिया आ जाते हैं जिन्हें हम फ्यूचर में कब्जा सकते हैं। और आर्टिकल 3 में ऑथराइज करता है पार्लियामेंट टू वो आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू एडमिट अ न्यू स्टेट इनटू यूनियन, एस्टेब्लिश देम ऑन टर्म इट एंड इट अप्लाई एंटिटी आउटसाइड द यूनियन। ये जो आर्टिकल 2 है ये नए राज्य से है, जो बिल्कुल अभी तो है ही नहीं। और जो आर्टिकल 3 है वो है कि जो कोई राज्य है उसका नाम बदल दो, उसका ये कर दो, उसका वो कर दो, उससे रिलेटेड है। द एसेंस एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी सेंटर द्वारा होती है। कॉन्स्टिट्यूट स्पेस डिपार्चर, मतलब ये यूनिटरी फीचर का एग्जांपल है। देन UPSC ने हमसे पूछा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये सेंटर में 74-75 है, स्टेट में 163-164 है। प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। 174-175 इसमें, 63-64 इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देते हैं। ये ब्रिटिश मॉडल से लिया गया है। इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं, कैबिनेट मॉडल कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति। एग्जीक्यूटिव वेयर द अनलाइक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट होता है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है कि एग्जीक्यूटिव पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। टर्मोलॉजी एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट, कैबिनेट सिस्टम आइवर जेनिंग ने बोला था क्योंकि कैबिनेट कंट्रोल करती है। नॉन रिस्पॉन्सिबल फिक्स एग्जीक्यूटिव, ये US और ब्राज़ील के लिए बोला जाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए नॉन रिस्पॉन्सिबल है और फिक्स एग्जीक्यूटिव है। ब्रिटिश PM ओरिजिनली टर्म प्रिमस इंटर पेरिस, first among equal, later political analysis both British and the Indian system parliamentary government of system, ये parliamentary government है due to increasing dominance of PM। core feature of Indian parliamentary government, डुअल एग्जीक्यूटिव है, मेजोरिटी पार्टी का रूल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल हेजोमनिटी है। हेजोमनिटी होता है मतलब सेम पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, डुअल मेंबरशिप है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस है, फ्यूजन ऑफ पावर है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन एंड इंडिपेंडेंट।
स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है यहाँ पर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, हार्मनी रहती है एजुकेटिव और लेजिस्लेचर के बीच। इस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रिवेंट एजुकेटिव डेस्पोटिज्म, फैसिलिएट्स रेडी अल्टरनेटिव, ये तो ठीक है। अनेबल वाइड स्प्रेड डिफरेंट ग्रुप आते हैं, ठीक है। डिमेरिट एंड क्रिएट अनस्टेबल गवर्नमेंट, लैक ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी, वीकन सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। प्रमोट गवर्नमेंट बाय एमेच्योर, पूछेगा भी नहीं। वाई इंडिया चूज पार्लियामेंट्री, क्योंकि इंडिया इंडिया थोड़ा उससे वो था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने अफर्म किया थी पार्लियामेंट्री सिस्टम सही काम चल रहा है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री में डोवल डोवल एजुकेटिव होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्यूजन ऑफ पावर होता है, पॉसिबल डिसोल्यूशन होता है, सिंगल एजुकेटिव होती है प्रेसिडेंशियल में, फिक्स टेन्योर होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, एजुकेटिव कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ठीक है। The India versus British Parliament model, key difference: Indian Parliament is not a sovereign, limited by Constitution and judicial review, but the British Parliament is supreme. India is a republic, elected head. US a monarchical hereditary head. India has a written constitution and judicial enforcement by right. ब्रिटिश के पास नहीं है। Conceptual extension: India represent a synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. इंडिया में ये होती है। अनलाइक यूएसए एंड यूके, रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया स्ट्रॉन्गर देन यूके बट नैरोअर देन यूएसए। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ रेदर देन ड्यू एस्टेब्लिश बाय लॉ रेदर देन ड्यू प्रोसेस। Federal system, core concept of federalism. Federation is a system government which power are constantly divided between central authority and regional units, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, होती है सेंटर स्टेट की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है फेडरल सिस्टम की। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ शेयर सोवरेनिटी अनलाइक यूनिटरी सिस्टम वेयर सेंट्रल पावर होल्ड अनलिमिटेड ऑथॉरिटी। इज इंडिया इज फेडरेशन, द टर्म फेडरेशन इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, फेडरेशन नॉट यूज किया गया। इंस्टेड आर्टिकल 1 यूज यूनियन। This expression implies India is not a result of treaty between states. States don't have a right to secede. The Indian Federation Indian Federation is industrial, unlike American Federation, where state were originally sovereign. India is described as a quasi-federal with unitary biases. Federal feature of Indian Constitution, despite despite not calling itself federation, India incorporates several essential federalism. Dual government है, ठीक है, रिटर्न गवर्नमेंट है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्ट्रॉन्ग सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है। अनलाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, ऑल इंडिया सर्विस है, इमरजेंसी प्रोविजन है, पार्लियामेंट्री पावर टू अल्टर स्टेट बाउंड्री है, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है, ऑडिट है। वाई यूनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इंडिया का साइज ये डाइवर्स है, यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल लेगेसी है, पार्टीशन ट्रॉमा है, इमरजेंसी नीड है। इस इंडिया इज द फेडरल और यूनिटरी। के सी वेरे ने कहा इंडिया को क्वासी फेडरल, आइवा जानी ने कहा है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग, है ना। अम्बेडकर ने कहा है बोथ यूनिटरी एज फेडरल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट एस आर बोमई ने कहा था फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एस आर बोमई के केस में कहा था, ठीक है। Hence, India is the federalism is best seen cooperative federalism with centralizing it, where the goal is unity, administrative efficiency, not sovereign equality of state. Summary: India federalism is the adaptive, pragmatic, context sensitive. It integrates federal principle with unitary elements of balance, autonomy of national integration. It is not a textbook federation, but rather an Indian innovation, a federal structure that prioritizes
cohesion over rigidity, integration over fragmentation, and flexibility over dogma. Wrap. Chapter wise important polity concept fact student can accept direct question from this section in prelims. Nature and objective of constitutional status fundamental right are enshrined part 3 12 से 35 पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाते हैं दे आर डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मैग्ना कार्टा है बिल ऑफ यूएस बिल ऑफ राइट की तरह है मोर इलेबरेट एंड स्कोप articulation. FR are meant to protect citizens from arbitrary state action, ensuring government of law, not of man. They operate as a limitation, both legislative and executive, guarding against authoritarianism. FR aim to hold ये important है कि वो executive और legislative दोनों ही क्लास प्रदान करते हैं. FR aim to hold individual dignity, unity of nation, equality of individual, protect minority and weaker section, original एंड प्रेजेंट क्लासिफिकेशन. पहले 7 थे अब 6 आ चुके हैं. राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया 44वें संविधान संशोधन ने. अब उसे एक लीगल राइट बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया. 300A में है ना फीचर एंड सम स्कोप, फीचर एंड सम राइट 15, 16, 15, 16, 29, 30 ये केवल सिटीजन के लिए हैं, बाकी सबके लिए हैं. मोस्ट FR आर नेगेटिव इन नेचर, स्ट्रिक्ट स्टेट एक्शन, सम इम्पोज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन. ठीक है. दे आर नॉट एब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर स्पेशली पब्लिक ऑर्डर, morality and sovereignty. Parliament can limit or repeal them by a constitutional amendment unless it violates the basic structure. केस आनंद भारती केस. ठीक है. अब ये है 12 स्टेट की डेफिनेशन है. ऑल लेवल लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, इंस्ट्रूमेंटल एजेंसी ऑफ स्टेट लाइक LIC and ONGC. डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डिक्लेयर एनी लॉ void or if inconsistent with FIR, apply pre or post constitutional law, apply pre and post constitutional law, establish judicial review as integral to the constitution. Supreme Court basic structure doctrine evolve from this. ठीक है. डॉक्टर राइट टू इक्वलिटी है ना 14 से 18. इक्वलिटी बिफोर लॉ. ठीक है. ये UK से लिया है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ USA से लिया है. परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन, प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, बट अलाउ स्पेशल प्रोविजन फॉर children socially and educationally backward classes. Article 16 guarantee equal public employment opportunity. Equal public employment and opportunity. Allows reservation including EWS. Equal public employment and opportunity. Abolish untouchability, punishable under protection of civil right 1955. Abolish 18वें में है कि आप मिलिट्री टाइटल abolish accept military title and academic, prohibit Indian citizen from accepting foreign title. ठीक है. राइट टू फ्रीडम 19(1). 6 फ्रीडम है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. 29(2)(6). द प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. द प्रोटेक्ट अगेंस्ट. अब UPSC ने क्या हुआ इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने UK से लिया है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ USA से लिया है. रीजनेबल परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन, प्रोहिबिट क्लास जो दी है. 15 में बोल रखा है कि भाई रिलीजन, रेस, कास्ट. ये यहाँ तक हो गया भाई. यहाँ पर वो भी हो गया. 19 में 6 वो बोल रखी हैं 19(2) से 19(6) तक. 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉ. 22 में बोल रखी है प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉ. डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिनेशन.
ठीक है, कहाँ था, 19 में बोल रखा है, 20 में बोल रखा है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्स फैक्टो डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 21 में लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है, शैल नॉट डिप्राइव एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। 21 में बोल तो रखा है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी बड़ा है भाई। ठीक है, 21 21 में 21 में बोल रखा है कि भाई डिग्निटी, प्राइवेसी, शेल्टर, ये सब भी 21 में ही है। 21 में 86वें अमेंडमेंट में बोल रखा था कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ा दो। 22 में बोल रखा था कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, अलाउ प्रिवेंशन डिटेंशन अप टू 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकती, करोगे तो हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। लैंडमार्क केस ऑन आर्टिकल 21, मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेटेड ड्यू प्रोसेस अंडर आर्टिकल 21, मेनका गांधी केस। इसमें इंटीग्रेटेड ड्यू प्रोसेस को भी जोड़ दिया गया है ना। केएस पुट्टास्वामी केस ने राइट टू प्राइवेसी की बात की गई। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला राइट टू डाई डिग्निटी, 2018 का है कॉमन कॉज डिग्निटी ने, और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला कि राइट टू डाई विद डिग्निटी। पैसिव इथोनासिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात 23-24 में कर दी है। 24 में एम्प्लॉयमेंट की बात की गई भाई, 24 तो स्पेशली बच्चों के लिए है, और 13 सब है, महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, बेकार भी है, आदमी भी है, औरत भी है, और 24 बच्चे के लिए है। 25-26 ये 25वां इंडिविजुअल के लिए है, 26वां कम्युनिटी के लिए, 16वां सरकार के लिए। भाई कोई टैक्स वैक्स मत लेना, बैन ऑन रिलीजियस। फिर ये भी सरकार के लिए है, बैन ऑन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, प्रोटेक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ओपन टू ऑल सिटीजन। ठीक है, प्रोटेक्ट open to all citizens, not just minorities based religion. Minority can establish an administrative institution protected from state discrimination। आर्टिकल 32 में बोल रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात की गई है। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने कहा है। फिर हैबिस रेट की बात की गई है, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टररी को क्यों वारंटो। फिर सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शन, सस्पेंशन, अमेंडमेंट की बात की गई है। 13 में बोल रखा है पार्लियामेंट पैरामिलिट्री या आर्म फोर्स के फंडामेंटल राइट में कर सकते हैं। 14 में बोल रखा है कि पार्लियामेंट 14 में मार्शल लॉ की बात की गई है, 14 में बात की गई है मार्शल लॉ की। फिर तुम्हारा 35 में बोल रखा है कि इनको लागू करने के लिए ओनली पार्लियामेंट्री लॉ बनाएगी। फिर तुम्हारा 36 में बोल रखा है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान 359 में बोल रखा है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान 20-21 को छोड़कर सब 20-21 सस्पेंड नहीं हो सकते। आउटसाइड पार्ट 3 में भी कुछ इक्वल जस्टिसेबल इंक्लूड है। राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू फ्रीडम 300A में है, राइट टू फ्रीडम 300A में है, राइट टू प्रॉपर्टी 301 में है, फ्रीडम एंड ट्रेड 326 में है, एडल्ट सफरेज 265 में है, नो एक्सेप्ट बाय लॉ, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स बेकार पर आएगा तो कर देंगे। DPSP है ना, पार्ट 4 में है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश वालों ने स्पेन से लिया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 में गवर्नर को दिए गए थे। डायरेक्ट टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव गवर्नर डिस्क्राइब, अम्बेडकर ने नोबल फीचर की तरह बोला है, एज अ नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अम्बेडकर भाई ने नोबल फीचर की तरह बोला है। कौन सा ये ग्रैंड ऑस्टिन ने बोला है कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सारा एक अंग्रेज ने बोल दिया, उसे बैन जो बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं फंडामेंटल राइट के साथ में। 56 में आर्टिकल 36 से शुरू होता है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 सेम ही है। 37 में बोल रखा है DPSP नॉन जस्टिसेबल है, बट ये ना DPSP नॉन जस्टिसेबल है, बट ये फंडामेंटल है देश के शासन में। फीचर ऑफ DPSP नॉन इन्फोर्सेबल गाइड
non-enforceable by court, yet guide legislation and policy, ensure 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 economic and social democracy. Unlike FR, ensure political democracy. They promote welfare state. They contract colonial era. They contract colonial era police. ठीक है. colonial era. ठीक है. DPSP are not enforceable yet guided ensure economic and social democracy. Unlike FR, ensure political democracy. ये पुलिस ये colonial era police state based laissez-faire individualism. Court can consider DPSP uphold constitutionality of law under executive implement. ठीक है. 14 और 19 कर सकते हैं. DPSP इम्पोज मॉरल बेकार है ये. सोशलिस्ट DPSP है. सोशलिस्ट DPSP अर्थित्व है प्रमोट social order and reduce inequality, income status and facilities. 39 में बोल रखा है लाइवलीहुड दीजिए. 39A में बोल रखा है इक्वल जस्टिस. 43 राइट टू वर्क, ह्यूमन कंडीशन, मैटरनिटी बिलीफ, वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. गांधीयन में बोल रखा है पंचायत. 43 में बोल रखा है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC and ST. 45 में बोल रखा है प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ. 48 में बोल रखा है प्रोहिबिट काउ स्लेटर एंड प्रोडक्ट मिल्च एंड डॉट कैटल. लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. आर्टिकल 44 में बोल रखा है प्रमोट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन. आर्टिकल 45 में बोल रखा है अर्लीहुड चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ठीक है. आर्टिकल 48 में बोल रखा है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. 48A में बोल रखा है. 49 में प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस. 50 में सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. 51 में प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड मेंटेन जस्ट इलेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ. 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में बोल रखा है कि ना 39A 43A 48A ये लीगल एड की बात करते हैं. 42 में मैंने उससे जोड़ा था ये लीगल एड वर्कर पार्टिसिपेशन. 39A 43A 48A. फिर 44 अमेंडमेंट ने भाई भाषा नया नहीं जोड़ा था पर भाषा चेंज कर दी थी. टू कवर इनइक्वालिटी इनकम स्टेटस को कम करना है. 45 में तुम्हारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल एज 86 में संविधान संशोधन बोला था. 97 में बोला है कि भाई वो दे दो कोऑपरेटिव सोसाइटी. 31C एंड FI 31C एंड फंडामेंटल राइट एंड DPSP कॉन्सेप्ट. 31C 25वां अमेंडमेंट एनी लॉ आर्टिकल B and C कैन नॉट चैलेंज ऑन ग्राउंड ऑफ वॉल्यूशन ऑफ 14 and 19. 42वां अमेंडमेंट ने बोला है कि 31C extend to protect all DPSP, but it was struck down. 1980 वॉलेटिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के जन्म भारतीय केस में बोला है कि upheld primacy of judicial review and balance between FR and DPSP implementation. एग्जाम्पल प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से. एम था इसका इकोनॉमिक जस्टिस को वो करना. आर्टिकल लैंड रिफॉर्म अबॉलिशन जमींदारी रिडिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. लैंड सीलिंग. लीगल सर्विस एड. ठीक है. वेलफेयर ऑफ लेबर वेलफेयर लॉ. ठीक है. मैटरनिटी एक्ट वाला. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक प्रीवी पर्सेस एम कॉमन गुड. 335 भाई 335 में बोल रखा है पार्ट कुछ DPSP पार्ट 16 में भी है कि भाई 335 में कि SC ST का ध्यान रखो. 350 में बोल रखा है मदर टंग वो बच्चों की शिक्षा मदर टंग में दे दो. 17 में बोल रखा है और ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज और राज्यों को आदेश दे रखा है कि भैया बच्चों जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में दे दो. DPSP. ठीक है. ये बात सही है. अब
अब देखते हैं फंडामेंटल। पे भाई ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ओनली सरकार की ड्यूटी थी कि भैया ये कर लो। फिर सेंसिंग कमेटी बनाई गई, उसने बोला कि भाई अब हम कुछ तुम्हें ड्यूटी बता रहे हैं, अब वो ड्यूटी हमारी मान लेना। हमने बोला चलो ठीक है, हम तुम्हारी ड्यूटी मान लेंगे। फिर 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1976 में। इसमें एक नया पार्ट ऐड किया गया 4A 56A, जिसमें बोला कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी तुम्हारी बाद में ऐड की गई थी 86वें संविधान संशोधन 2002 में, कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में पढ़ा लो प्लीज़। तो कमेटी ने टोटल 8 ड्यूटी बताई थी, पर पार्लियामेंट ने 10 ऐड कर दी, और कोई ड्यूटी कमेटी ने मानी भी नहीं। एक तो इनकम टैक्स देने को ड्यूटी बोली थी भाई, टैक्स देने को फंडामेंटल ड्यूटी बोली थी। कुछ लोग नशे में ऐसी बातें करते हैं, इससे अच्छा वोट देने को बता देते ड्यूटी, है ना। ऊपर से बोला था कि ना कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है, उन ड्यूटी को मनवाने के लिए कोई पेनल्टी लगा सकती है, और वो लॉ होगा जुडिशल रिव्यू से इम्यून। अच्छा, कितने ऑथोरिटेरियन है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी बनी अब देख लीजिए। पहला है कि भाई देश की संविधान की रिस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो, नेशनल इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करो। फिर भाई जो हमारे आइडिया थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, उनकी रक्षा करो। फिर ये है कि भाई देश की अखंडता की रक्षा करो। फिर ये है कि भाई लड़ाई हो जाए तो आ जाना। फिर ये है कि भाई हारमोनी फैलाओ, मतलब भाईचारा बढ़ाओ, महिलाओं को सम्मान दो। फिर ये है कि भाई कल्चरल वैल्यू को प्रिजर्व करो। फिर ये है कि भाई 7वें में इन्वायरमेंट को बचाओ, इन्वायरमेंट की रक्षा करो। फिर 8वें में ये है साइंटिफिक टेम्पर्ड डेवलप करो, स्पिरिट टू इंक्वायरी रिफॉर्म। स्पिरिट टू इंक्वायरी करी तभी तो वो लग गया, नेशनल इमरजेंसी लग गई। फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म मत पहुँचाओ। फिर ये है कि भाई देश में आगे बढ़ते जाओ, ऊँचे जाते जाओ। फिर 11वीं ड्यूटी तो हमारी पढ़ाई वाली 11वीं ड्यूटी है भाई, पढ़ा लो बच्चों को। नॉन जस्टिसेबल है, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल है। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इनको, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इनको इन्फोर्स कराने के लिए। ये ओनली सिटीजन के लिए है, फॉरेनर के लिए नहीं है। कुछ इनमें से मोरल है, कुछ सिविक है। कुछ मोरल है, कुछ सिविक है। जैसे सिविक हो गई नेशनल सिंबल की रिस्पेक्ट करना। ड्यूटीज़ रिफ्लेक्ट वैल्यू ऑफ ड्यूटी, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन को दिखाती है, माइथोलॉजी को दिखाती है। फिर इससे जुड़े कुछ केस हैं। एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स ने 2002 में बोला कि ड्यूटीज आर फंडामेंटल एज फंडामेंटल राइट्स। एन रंगनाथ मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि ना कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज शुड नॉट अपहेल्ड मेरे थ्रू लीगल सेंक्शन। भाई मतलब कि आप इसे लीगल सेंक्शन के थ्रू नहीं करवा सकते, ये तो मोरल सेंक्शन है, तो इतनी तो अकल सब में होनी चाहिए। फर्दर कोर्ट ने बोला कि जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसको लागू कर दो, ठीक है। JS वर्मा कमेटी, ठीक है। अब मीनिंग सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरीके से कौन देखता है लोगों को, सिटीजन और एलियन। सिटीजन इंडिया में है, इन इंडिया सिटीजन इन इंडिया इज अ सिंगल नेशनल। USA में डुअल सिटीजनशिप है। अब ऐसे कौन से राइटर्स सिटीजन को मिलते हैं? 15, 16, 19, 29, 30। अब पार्ट सेकंड 5 से 11 आर्टिकल में सिटीजन की बात की गई है। 5वें आर्टिकल में बोल रखा है सिटीजन के लिए डोमिसाइल के लिए, कि भाई जो भारत में पैदा हुआ है, जो भारत में रह रहा है। 6ठे 7वें में वो बोल रखा है जो पाकिस्तान से माइग्रेशन करके आए हैं, है ना। 8वें में बोल रखा है कि जो इंडियन ओरिजिन सिटीजन है वो अब्रॉड में रह रहा है ना, कि वो अपने यहाँ मतलब डिप्लोमेटिक, मतलब हाँ कॉन्सुलेट में जाके खुद को रजिस्टर करा देता है। 9वें में बोल रखा है कि कोई बंदा अपनी सिटीजन अब कोई बंदा दूसरी सिटीजनशिप ले लेता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप खो देगा। 10वें में बोल रखा है कि पार्लियामेंट और किसी तरीके से सिटीजनशिप देना चाहे तो दे सकती है। और 11वें में बोल रखा है कि पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू रिलेटिंग
मतलब कि पार्लियामेंट किसी बंदे की सिटीजन ख़त्म करना चाहे तो भी कर सकती है, पार्लियामेंट के पास पावर है। अब सिटीजनशिप एक्ट 1975 देख लीजिए, है ना। इसमें 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 बोल रखा है एक्विजिशन कैसे मिलेगी, बर्थ से मिलेगी, है ना। 1990 से उसमें था कि मतलब 1950 से लेकर 87 तक कुछ क्राइटेरिया थे। फिर 2004 के बाद बोला है कि अगर दोनों दोनों पेरेंट्स में से कोई एक सिटीजन है और दूसरा पेरेंट, दोनों दोनों पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर आर नॉट इलीगल माइग्रेंट। भाई या तो दोनों पेरेंट्स हैं तो बढ़िया है, अगर एक भी है तो भी ठीक है, पर दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। बाय डिसेंट, डिसेंट सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी। बाय डिसेंट कि मतलब कोई बंदा भारत के बाहर पैदा हुआ है और उसके पेरेंट्स ने 1 साल के, उसका एक पेरेंट हिंदुस्तानी है और उसने 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लिया, है ना। अब रजिस्ट्रेशन से मिलेगी बाय IPOs, मैरिड सपोज एंड माइनर, मतलब किसी से शादी करी वो हिंदुस्तानी है या फिर उनके जो हिंदुस्तानी के बच्चों के माइनर बच्चे हैं। नेचुरलाइजेशन, कोई बंदा 14 में से 11 साल भारत में रहा है और ये CA वालों के लिए 5 साल है, CA वालों के लिए 5 साल है, और कोई एक लैंग्वेज जानता है पार्ट 17 शेड्यूल 8 में से। इनकॉर्पोरेशन, भारत कल को POK को कैप्चर कर लेगा तो POK के नागरिक हमारे सिटीजन से हो जाएंगे, जैसे पौंडीचेरी के और सिक्किम के हो गए। स्पेशल प्रोविजन अंडर सिटीजनशिप एक्ट असम अकॉर्ड ऑल पर्सन, जो भी लोग असम में इंडियन ओरिजिन के हैं, 1 जनवरी 1966 से पहले आए थे, वो भारतीय सिटीजन होंगे। जो भी लोग 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक आए हैं वो भारत के सिटीजन होंगे, पर उन्हें 10 साल तक एज ए फॉरनर रहना पड़ेगा और कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा उन्हें। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें वो लिखा था कि भाई जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन माइग्रेंट हैं, उन्हें भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। उन्हें जैसे नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में 13 में से 11 साल है, उन्होंने बोला कि भाई आप 5 साल ले लो, 5 साल में मिल जाएगी। फिर पासपोर्ट एक्ट और फॉरनर एक्ट में भी कुछ ना कुछ राहत दी गई है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ने ओवरसीज सिटीजनशिप इंट्रोड्यूस 2003 के अमेंडमेंट में 16 कंट्रीज़ के लोगों को ओवरसीज दिया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़ के 2005 में मॉडिफाई किया, 2015 में अमेंडमेंट कर दिया। OIC इसका मतलब डुअल सिटीजनशिप नहीं है ना। प्रोहिबिटेड अंडर 19, ओनली लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है, लिमिटेड पावर मिलती है, जैसे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं करोगे। एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगी। PIO और OIC स्कीम का दोनों का मर्जर कर दिया गया 2015 में, और PIO कार्ड होल्डर मतलब दोनों को मर्जर कर दिया। PIO दोनों एक ही हैं। टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, कोई बंदे ने खुद छोड़ दी, कोई भारत सरकार किसी को निकाल दे, भाग साले के तूने चोरी से तूने मतलब अगर किसी देश से हमारा ऑटोमेटिक टर्मिनेट मैंने पर्सन, ठीक है कोई बंदा कोई बंदे ने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली, है ना। डेप्रीवेशन, भारत सरकार किसी को टर्मिनेट कर देगी, साले चोर कहीं के भाग यहाँ से। गवर्नमेंट में कंपलसरी टर्मिनेट सिटीजनशिप इफ ऑब्टेन फ्रीक्वेंटली डिसलॉयल्टी और लिविंग, जो बंदा 7 साल से विदेश रह रहा है ना विदाउट रजिस्ट्रेशन से, उस बंदे की सिटीजनशिप भी जा सकती है 7 साल के बिना रजिस्ट्रेशन के विदेश रह रहा है। विद कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्सेप्चुअल हाईलाइट इट इंडिया नेचुरलाइज सिटीजन है, जो मतलब 11 साल से रह रहा है, वो राष्ट्रपति बन सकता है, पर अमेरिका में नहीं बन सकता, है ना। अमेरिका में बाई बर्थ, नो डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। आर्टिकल 16 में बोल रखा है, पर अंडर सर्टेन कंडीशन है, जैसे पार्लियामेंट इनेक्टेड एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट बना सकती है कि भाई आप रेसिडेंस की किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट पार्लियामेंट बना सकती है, बोल सकती है कि भाई आप इस एरिया के तो रह सकते हो। पहले ये आंध्र प्रदेश और हिमाचल के लिए बनाई थी, अब ये आंध्र प्रदेश मणिपुर हिमाचल के लिए बनाई थी, अब ये केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्वेश्चन भारतीय वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ केरला के केस में आई, वेयर SC रूल की पार्लियामेंट कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं करेगी, जिसने गोरखनाथ के फैसले को बदल दिया। गोरखनाथ ने बोला था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। 24वां संविधान संशोधन 1971
nullified गोलकनाथ by declaring the constitutional amendment are not law। 24वां संविधान संशोधन हुआ, उसने गोलकनाथ के केस को उसको गोलकनाथ के केस को गोलकनाथ के जेब में डाल दिया, बोलो ले बेटे संविधान संशोधन एक लॉ नहीं है ना आर्टिकल 13 के अंडर, और ये हम कुछ भी कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस ने 24 अमेंडमेंट को ले डाउन किया और डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अंडर 368 द जजमेंट डिलीवर्ड 13 जज 13-7-6 की मेजोरिटी थी बिकम लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट important constitutional decision in Indian history। Parliament reaction, further judicial clarification। Indira Gandhi versus Rajnarayan case, SC struck down 39 Amendment Act that barrier court from। इसमें इंदिरा गांधी केस ने 39 अमेंडमेंट को रोक दिया कि बेटे नहीं कि ना कि आप लोगों ने बदतमीजी करी है। आपका 39 अमेंडमेंट ने बोल दिया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे आप टांग नहीं अड़ाओगे, उसने छोड़ दिया था। फिर पार्लियामेंट ने 42वां अमेंडमेंट किया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल और दे दिया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, है ना, जिसने जुडिशल लोगों को बर्बाद ही कर दिया था। मिनरवा मिल ने 42वें अमेंडमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर का वो माना, उसे बढ़ा दिया। फिर वोमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केशवानंद भारती ने भाई बेसिक स्ट्रक्चर बोला है ना, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, अब हम किसी भी लॉ की स्क्रूट नहीं कर पाएंगे, इसको वो बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डेफिनेशन तो नहीं है, बट ये केस बाय केस ये डिसाइड करता है। बेसिक स्ट्रक्चर इम्प्लाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडिंग पावर, ठीक है, अंडर ठीक है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन डिस्ट्रॉय, एब्रोगेट, अल्टर एसेंशियल फीचर ऑफ और आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर डनी ऑफ लिमिटेड पावर। Parliament cannot convert its unlimited power through self-exploration। Basic structure declared by judiciary, Kesavanand, Minerva Bill, Indira Nehru Gandhi case, S.R. Bomoi, L. Lal Chandra। Supremacy of separation of power among, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर, sovereignty of nation, welfare state, judicial review, freedom and dignity, an individual, rule of law, harmony between, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। DPSP and fundamental right, independent judiciary, free and fair election, principle of equality, limited power of parliament to amend constitution, supreme power of high court and supreme court, 136, 142, 132, 136, 141, 141, 142, फिर 226 और 227। फिर लैंडमार्क जजमेंट, शंकरी प्रसाद ने बोला कि किसी को भी अमेंड कर लो, सज्जन सिंह ने बोला कि भाई कर दो अमेंड, गोलकनाथ ने बोल दिया हाथ मत लगा देना। फिर इसकी गोलकनाथ के अगेंस्ट में तो हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 24वां अमेंडमेंट, चल भाई चल अपना काम कर दो कि लॉ वो लेनी है। तो केशवानंद भारती ने बोला भैया कर दो यार, कर दो तो तुम्हारा मन कर दो, बट बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रख लेना। इंदिरा नारायण ने बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो है। मिनरवा मिल ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो जुडिशल रिव्यू है, उसने आर्टिकल 42 को ही वो कर दिया। वुमेन राव ने केशवानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर को रिव्यू किया। बोमोई ने फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। IR कैलो ने बोला कि 24 अप्रैल के बाद 1973 के बाद जो भी चीज़ें 9 शेड्यूल में ऐड की गई है वो सब बेसिक स्ट्रक्चर को पार्ट है, सब का रिव्यू कर सकते हैं। अशोक कुमार थापर ने बोल दिया कि जुडिशल रिव्यू ऑफ रिजर्वेशन ऑफ लॉ अंडर इक्वालिटी, जुडिशल रिव्यू ऑफ रिजर्वेशन लॉज अंडर इक्वालिटी एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिएट जुडिशल चेक ऑन लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी पर जुडिशल चेक होता है, इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी रिमेन बैलेंस, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का है 63 से 71 तक है, 63 से 71 तक। भारत इसमें बोल रखा है सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है।
तिरसठ में बोल रखा है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट। 64 में बोल रखा है एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन। राज्यसभा का आर्टिकल 80 है, इसमें बोल रखा है कि वो अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो उसकी कुर्सी पर बैठ जाएगा जाके। 66 से 71 में बोल रखा है कि उसका इलेक्शन कैसे होगा, उसके कितने साल का होगा, कितने साल तक रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसी क्या है, ओथ क्या है, इलेक्शन डिस्प्यूट का क्या मैटर है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सब होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर की कोई रोल ही नहीं है, भगा दो साला को। अम्बेडकर ने बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट का मेन फंक्शन है द जस्टिफाइड सीन्स वाइस प्रेसिडेंट मेनली फंक्शन विद इन पार्लियामेंट proportional रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। proportional रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। वोटिंग सीक्रेट होती है। इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। इलेक्शन अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है तो इलेक्शन तो भी इलेक्शन वैलिड रहेगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से ऊपर होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद निर्धारण करना होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर है, तो इन सबको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। 20 नॉमिनेशन चाहिए प्रपोजल, 20 चाहिए सेकेंडर, 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे RBI में। ओथ दिलाएगा प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी स्वेयरिंग फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्यूटीज, ओथ इसकी 69 में दे रखी है। टर्म 5 साल तक टर्म होगा, बट ही कैन बट ये जब तक बैठ सकता है जब तक इसका कोई आने वाला बंदा ना आ जाए। ये 67 में बोल रखा है। ये रिजाइन देगा राष्ट्रपति को और हटाया जाएगा तो रिजोल्यूशन बाय राज्यसभा बाय मेजोरिटी बाय बाय मेजोरिटी इफेक्टिव मेजोरिटी होगा और लोकसभा को बस एग्री करना होगा। नो इम्पीचमेंट अनलाइक प्रेसिडेंट। इन केस ऑफ वैकेंसी इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड सून एज पॉसिबल। कोई 6 महीने का कार्य कर ली है। 6 एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, जब तो प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी। पावर एंड फंक्शन 64 और 65। प्राइमरी रोल राज्यसभा में होता है। डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन रिजोल्यूशन रूल कैन नॉट वोट ओनली कास्टिंग वोट, डू नॉट पार्टिसिपेट कैबिनेट डिसीजन, डू नॉट परफॉर्म प्लेट फंक्शन लाइक PM एंड प्रेसिडेंट, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। इन केस ऑफ अगर उसकी वैकेंसी हो गई तो प्रेसिडेंट के एब्सेंस में बीमार है बेचारा, फॉरेन ट्रैवल। ठीक है। अब ये इसमें बोल रखा है miscellaneous fact and figure. Office of Vice President will hand with legislative